जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका। क्लास बेटा शुरू की जाए। आज 10 मिनट विलंब हुआ है। मैं मनोज सिंह तोमर बेटा आपको ज्योग्राफी सामान्य अध्ययन में सहयोग कर रहा हूं। तो प्रयास ये है कि पूरी ज्योग्राफी आपको मैं पढ़ाऊं। अभी हमारे मित्र ऑनलाइन नहीं हैं, सामने हमारे मित्र बैठे हुए हैं। तो प्रतिदिन बेटा दिन में 12 बजे इसी पेज पर यानी आर्या करियर पॉइंट के पेज पर मैं लाइव होता हूँ। लाइव का सेंस ये है कि जो ऑफलाइन क्लास है उसी को मैं लाइव कर देता हूँ ताकि दोनों मित्र हमारे लाभ उठाएं। साथ ही बेटा यूट्यूब चैनल आर्या करियर पॉइंट के नाम से है, अभी हाल में मैंने लॉन्च किया है और आप लोगों का बड़ा स्नेह है। तो सारे वीडियो बेटा यानी लगभग 22-23 लाइव क्लासेस हुई हैं। हर लाइव क्लास के वीडियो क्रम से वहां है बेटा। जिन बच्चों को ABCD से भूगोल पढ़ना हो, क ख ग घ से, वो जाएं वहां पे और पहले वीडियो से सारे वीडियो को देखें। सब एक के बाद एक है बेटा, सब कनेक्टेड है, कहीं कोई परेशानी नहीं। हाँ, एक सूचना है बेटा कि देखो कोविड वगैरह का प्रभाव बढ़ रहा है, तो ये संभावना है कि ऑफलाइन कक्षाओं को रोका जाए। आगे देखिए सरकार का फैसला जो भी हो, लेकिन आप निश्चिंत रहिएगा बेटा, ऑनलाइन के ये जो हम लोगों का सिस्टम है वो चलता रहेगा। लेकिन जो हमारे ऑफलाइन के मित्र हैं क्लास उनको भी देनी होगी। अगर इन फ्यूचर कोई लॉकडाउन वगैरह या इस तरह की कुछ चीजें आई तो हम आपको कुछ विकल्प देंगे बेटा, कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म जरूर देंगे जहां से हम बात करें, और स्पेशली उन मित्रों से भी जो निरंतर हमसे जुड़े हुए हैं। और YouTube पे तो हम आपको उपलब्ध करा ही रहे हैं। तो अभी तो मैं अपने क्लास से ही आपको लाइव दे पा रहा हूँ, मेरे बच्चे भी सामने बैठे हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है बेटा कि इंस्टीट्यूट वगैरह को बंद करने का कुछ इस तरह का सर्कुलेशन आता है सरकार से, तो हम आपके सामने रहेंगे बेटा, आपसे बात करते रहेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। तो शुरू किया जाए बेटा। कल हम लोग जहाँ रोके थे उसी के आगे हम लोग चलते हैं, बात करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे बेटा चक्रवात और प्रतिचक्रवात। इसके पहले वाले वीडियो मैंने विस्तार से आपको समझाया कि चक्रवात कब होते हैं, प्रतिचक्रवात कब होते हैं। मैंने आपको बताया कि पूरी धरती पर जो चक्रवात है उनको दो भागों में बांटते हैं बेटा। एक को हम लोग कहते हैं क्या, ट्रॉपिकल साइक्लोन, और एक को कहते हैं बेटा टेम्परेट साइक्लोन। हाँ, एक्चुअल में आजकल के बच्चे बेटा बाइलिंगुअल हैं, तो उनके लिए इसको हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात या उष्ण क्षेत्रीय चक्रवात, और इसको हम लोग कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, या जिसको हम लोग टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। एरिया मैंने पिछले वीडियो में बहुत विस्तार से आपको बताया था, तो उसको देखिएगा बेटा। हम बारी बारी से बात करते हैं। तो आज हमारा जो चर्चा का विषय है बेटा वो टेम्परेट साइक्लोन है। इनका थोड़ा परिचय जान लें। टेम्परेट साइक्लोन बेटा छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, यानी इनका विस्तार 40-50 किलोमीटर से लेके 700-700 किलोमीटर तक भी देखा जाता है। लेकिन ये कहा जाता है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो साइक्लोन आते हैं वो ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। और इनका एरिया मैंने बताया था ना कि दोनों हेमिस्फीयर में, दोनों ही गोलार्धों में, दोनों गोलार्ध का मतलब कि अगर आप देखें तो लगभग 30 डिग्री नॉर्थ से लेके लगभग 30 डिग्री साउथ अक्षांशों तक इनका विस्तार है। हाँ, एक सूचना और बेटा कि ये विषुवत रेखा पे ये साइक्लोन नहीं आते, यानी इक्वेटोरियल रीजन में ये साइक्लोन नहीं दिखाई देते। ये साइक्लोन जो दिखाई देते हैं वो ज्यादातर कहाँ दिखाई देते हैं बेटा, ये साइक्लोन दिखाई देते हैं इक्वेटोरियल रीजन को छोड़कर, यानी लगभग 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ को छोड़कर बाकी इस इलाके में चक्रवात आते हैं। अगर आप मैप से तुलना करें तो आप देख सकते हैं कि इक्वेटोर है, विषुवत रेखा है,
और 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ तक। कुछ दिक्कत है? 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ तक क्या परेशानी? क्लियर है बेटा? नहीं, क्लास में हमारे मित्र हैं, उन लोगों को कुछ तकलीफ भी है तो उनसे भी बात करनी है। 12 तो ये एरिया मोटा मोटा आप समझ सकते हैं, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित होने वाला क्षेत्र है, लेकिन सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण ये थोड़ा सा इनका एरिया उत्तर की ओर भी बढ़ता है, थोड़ा सा दक्षिण की ओर भी बढ़ता है। यानी मोटे मोटे रूप से कह सकते हैं आप कि पृथ्वी का सबसे बड़ा भूभाग या सबसे बड़ा क्षेत्रफल उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से ही प्रभावित होता है। पवन की गति की अगर बात करते हैं बेटा, जिसमें किस गति से पवन चलते हैं, तो कल भी बात हुई थी कि 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 300 किलोमीटर तक भी गति देखी गई। इसमें जिन चक्रवातों की गति 200 किलोमीटर से ज्यादा देखी जाती है, उन्हें हम लोग सुपर साइक्लोन की श्रेणी में रखते हैं, बहुत विनाशक हो जाते हैं। क्लियर है बेटा? एरिया पहचानिएगा, क्यों उष्णकटिबंधीय कहा या उष्ण क्षेत्रीय कहा? क्योंकि इनका एरिया उष्ण वाला क्षेत्र ही है, और जाहिर सी बात है कि धरती का सबसे बड़ा एरिया भी कवर करता होगा। धरती फ्लैट नहीं है ना बेटा, धरती इस तरह की है, तो ये एरिया तो धरती के बहुत बड़े क्षेत्रफल को कवर करता है ना। देखें, अरे भाई स्फेरॉइड है धरती, तो इतना और इतना एरिया अगर चारों तरफ धरती का निकाल दिया जाए तो एरिया बहुत कम बचता है। यानी धरती के सबसे बड़े क्षेत्रफल पे जो चक्रवात आते हैं वो कौन से आते हैं बेटा? ट्रॉपिकल, और सबसे ज्यादा क्षति भी पहुंचाते हैं। क्लियर है बेटा? अब इसकी पहचान ये है कि अलग अलग क्षेत्रों में बेटा इनको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। ज्योग्राफी में इनको पहचान दी गई है कि अलग अलग एरिया में इनको हम लोग अलग अलग नाम से पहचान देते हैं। तो थोड़ा सा ये समझना है बेटा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। यह जो एरिया है ज्योग्राफी में, मुझे लगता है कि सारे मित्र हमारे पहचानते हैं, ये अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर पे इसको हम लोग उत्तरी अटलांटिक का एरिया कह देते हैं, इसको दक्षिणी अटलांटिक का एरिया कह देते हैं। उत्तरी अटलांटिक का जो यह एरिया है, जहां पे ढेर सारे कैरेबियन द्वीप हैं, बारबाडोस, जमाइका, लाइक दिस तमाम द्वीप हैं, जिनको मिला के हम लोग बोल देते हैं वेस्ट इंडीज। हाँ भाई, क्रिकेट की टीम है बड़ी अच्छी, तो यहाँ है बेटा। तो ये कैरेबियन द्वीप है बेटा, बड़े खूबसूरत द्वीप हैं, पर्यटन के लिए भी बहुत जाने जाते हैं। तो है तो ये उत्तरी अटलांटिक का एरिया, लेकिन उत्तरी अटलांटिक में जो कैरेबियन सागर है, उनके आसपास का जो एरिया है उसको हम लोग कहते हैं कैरेबियन सी, कैरेबियन सागर। वो कौन सा एरिया है बेटा? दिस वन। तो कैरेबियन सी में बेटा कुछ साइक्लोन आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, जिनको टिपिकल हम लोग हरिकेन कहते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? हरिकेन कहते हैं। इस एरिया में जो चक्रवात आते हैं, कहा? उत्तरी अटलांटिक में कैरेबियन द्वीप समूह के आसपास, और कैरेबियन द्वीप समूह के आसपास के सागर का जो हिस्सा होता है उसको कैरेबियन सागर कहते हैं। तो उसके पास जो साइक्लोन आते हैं बेटा, उनको हम लोग ज्योग्राफी में क्या कहते हैं? हरिकेन। थोड़ा हरिकेन के बारे में सुन लें। बीच में एक बार बड़ी चर्चा हुई थी बेटा, भाई देव, अगर आपको याद हो, 2012 का वर्ष हम लोग की बड़ी चर्चाओं में था, बड़ा र्यूमर था, दुनिया भर की चीजें हैं, टीवी से लेके मीडिया तक हर जगह चर्चा थी कि धरती समाप्त हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये क्यों हुआ था आपको थोड़ा मैं बता दूं। दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में एक सिविलाइजेशन होती थी, सभ्यता होती थी, जिसको हम लोग कहते थे माया सभ्यता। जैसे हम लोग क्या एक सभ्यता थी ना बेटा, जिसको हम लोग कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, ईसा से लगभग 3000 साल पहले की सभ्यता। तो यहां पे एक सभ्यता हुआ करती थी बेटा, जिसको हम लोग कहते थे माया सभ्यता। उस जमाने के हिसाब से काफी विकसित सभ्यता थी। तो माया सभ्यता के लोगों ने पहली बार इन चक्रवातों को देखा, महसूस किया, और उन्होंने इसका नाम अपनी भाषा में, माया लैंग्वेज में, उन्होंने इसको नाम दिया हुराकान। उस भाषा के हिसाब से इसका मतलब होता है प्रेत आत्मा, डेविल। और अपभ्रंश होते होते इसका नाम अब हुराकान से हरिकेन हो गया।
तो हरिकेन कहां आते हैं बेटा? अच्छा, थोड़ा हरिकेन के बारे में जान लो। ये तीक्ष्ण होते हैं, छोटे होते हैं, शार्प होते हैं, बहुत विनाशक होते हैं बेटा। और हरिकेन के बारे में कहा जाता है कि इनकी जो आई होती है, जैसे एक साइक्लोन होता है ना बेटा, तो उसका एक सेंट्रल पोर्शन जहां पे सबसे लो प्रेशर होता है उसको आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं। हरिकेन की आई ऑफ द साइक्लोन ही 50 किलोमीटर की होती है। तो आप अंदाजा लगा लें साइक्लोन कितना बड़ा होता होगा, इसका एरिया कितना बड़ा होता होगा। दूसरा कि कहा जाता है कि इसका प्रभाव 9 दिनों तक रहता है, हरिकेन का पूरा नवरात्र सेलिब्रेट करता है। लेकिन शुरू के जो 12 घंटे होते हैं वो महाविनाशक होते हैं। हवाओं की गति बहुत भीषण होती है। ये लगभग 9 दिन तक प्रभावी रहते हैं हरिकेन, लेकिन शुरू के जो 12 घंटे होते हैं ना बेटा, वो तो पूछो मत, वो तो तबाही मचाने वाला मंजर होता है। बहरहाल तो हरिकेन का घर बेटा ये है। उत्तरी अटलांटिक महासागर के कैरेबियन द्वीप समूह के आसपास का जो सागर है उसको हम लोग कैरेबियन सागर बोलते हैं। वास्तव में यह उत्तरी अटलांटिक का ही हिस्सा है। यहां से ये उत्पन्न होते हैं और जाहिर सी बात, ये मैक्सिको है, ये यूएसए है, ये कनाडा का हिस्सा है, तो इन्हीं इलाकों को ज्यादातर प्रभावित करते हैं। यानी मैक्सिको, यूएसए के पूर्वी तटों को ये चक्रवात ज्यादा प्रभावित करता है। इसके अलावा ये मैक्सिको की खाड़ी है बेटा, गल्फ ऑफ मैक्सिको इसको हम लोग कहते हैं। और यहीं पे यूएस की एक बहुत बड़ी नदी है मिसौरी, मिसिसिपी। वो छोटी क्लास में बच्चे याद बात करते हैं, तो आपको भी आइडिया होगा। वो मैक्सिको की खाड़ी में, तो मैक्सिको की खाड़ी में जो छोटे साइक्लोन आते हैं लेकिन बड़े तीक्ष्ण होते हैं, बहुत तीव्र होते हैं, उनको भी कहा जाता है टॉर्नेडो। और खास करके मिसौरी, मिसिसिपी के जो घाटी वाला इलाका है, द्रोणी वाला इलाका है, उसको हम लोग बोलते हैं टॉर्नेडो एली। इस इलाके में टॉर्नेडो का घर होता है, टॉर्नेडो का प्रभाव होता है, तो उसको यहाँ पे भी टॉर्नेडो कह देते हैं। लेकिन इस इलाके में जो आते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? हरिकेन। इसके अलावा हिंद महासागर में भी कुछ साइक्लोन आते हैं। तो हिंद महासागर में जो साइक्लोन आते हैं वो बंगाल की खाड़ी से लेकर के और इधर मेडागास्कर यानी अफ्रीका के पश्चिमी तटों के आसपास ज्यादा चक्रवात। मोस्ट ऑफ द कंडीशन में इन्हें चक्रवात ही कहते हैं, लेकिन कभी कभी इन्हें भी टॉर्नेडो कह दिया जाता है। यानी हिंद महासागर में आने वाले चक्रवातों को टॉर्नेडो भी कह देते हैं। मोस्ट ऑफ द कंडीशन में इन्हें खाली साइक्लोन कह के काम चला लेते हैं। तो दो नाम आया बेटा, हरिकेन और टॉर्नेडो। हरिकेन का इलाका यह है, टॉर्नेडो का इलाका यह है। यहां भी चक्रवात आते हैं, इन्हें भी कभी कभी टॉर्नेडो कह देते हैं। ये क्या है बेटा? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन। इनके नाम अलग अलग इलाकों में कैसे कैसे हम उस पर बात कर रहे हैं। फिर यहां पे है बेटा फिलीपींस द्वीप समूह। क्लियर है? तो फिलीपींस द्वीप ये है बेटा। फिलीपींस द्वीप समूह के पास का जो सागर है उसका नाम है फिलीपींस सागर। एक चीज नोटिस करो, समुद्र में किसी खास एरिया के आसपास के सागर को, महासागर को, हम लोग उस सागर से पहचान दे देते हैं। अरे बेटा ये तो है प्रशांत महासागर ना, तो प्रशांत महासागर में फिलीपींस द्वीप समूह के आसपास जो सागर का हिस्सा है उसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं बेटा? फिलीपींस सागर कह देते हैं। तो यहां जो साइक्लोन आते हैं बेटा उनको हम लोग कहते हैं टाइफून। क्या नाम देते हैं बेटा? टाइफून कह देते हैं। क्लियर है? तो हरिकेन हो गया, टॉर्नेडो हो गया, यहां भी टॉर्नेडो, और ये क्या है बेटा? टाइफून। और इधर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के, थोड़ा देख रहा हूं बेटा कुछ नेटवर्क वगैरह का इश्यू तो नहीं आ रहा। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में यहां पे देखेंगे तो एक सागर है बेटा जिसका नाम है अराफुरा सागर। तो यहां भी कुछ उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं जिन्हें विली विलीज कहा जाता है, और इनका प्रभाव ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भागों में होता है। तो ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है बेटा वो विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में इनको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। फिर से सुन लें,
उत्तरी अटलांटिक महासागर में कैरेबियन द्वीप समूह के पास इनको हरिकेन कह देते हैं। मैक्सिको की खाड़ी में इनको टॉर्नेडो भी कह देते हैं। हिंद महासागर में खाली चक्रवात कह के काम चलाते हैं, कभी कभी इनको टॉर्नेडो भी कहते हैं। फिलीपींस सागर के आसपास ये साइक्लोन जो क्रिएट होते हैं इनको हम लोग टाइफून कह देते हैं। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के अराफुरा सागर में जो चक्रवात उत्पन्न हो जाते हैं उन्हें हम लोग वेली विलीज कहते हैं। और मुझे लगता है कि उनका प्रभाव कहां होगा यह आप बेहतर समझ पा रहे हैं। क्लियर हुआ बेटा? कल जो बात हुई थी उसी में एक लाइन और जोड़ दें ताकि वो मित्र जो आज जुड़े हैं वो समझ पाए। इस पूरी धरती पर जो साइक्लोन आते हैं उनके दो ही घर हैं, एक उष्णकटिबंध और एक शीतोष्ण कटिबंध। कल वाला वीडियो देखिएगा, ज्यादा क्लियर होगा। उष्णकटिबंध में आने का कारण इनका क्या है बेटा? सिर्फ और सिर्फ सूर्यताप, और सूर्यताप बढ़ने के कारण कन्वेक्शन करंट उत्पन्न होती है, संवहनी धाराएं उत्पन्न होती हैं। यानी इनका कारण सिर्फ और सिर्फ संवहनी धाराएं हैं। उनके फेजेस अलग अलग होते हैं, वो बात की बात है। क्लियर हुआ बेटा? अब दूसरे पे बात कर लेते हैं बेटा। हाँ, आज इसको फिनिश करेंगे बेटा। दूसरा जो साइक्लोन है जिसको हम लोग कहते हैं क्या बेटा? शीतोष्ण क्षेत्रीय चक्रवात। वो चक्रवात कहां आते हैं अगर एरिया देख लें तो इधर और इधर, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का एरिया यह है बेटा। यानी मोटा मोटा आप कह लें तो 30 से 60 अंश अक्षांशों के आसपास है। इनका व्यास बड़ा होता है बेटा, इनका डायमेंशन बड़ा होता है। 500 से 600 किलोमीटर के दायरे में इनका असर होता है। हवाओं की गति कम होती है। क्लियर है? अब इनकी उत्पत्ति का क्या कारण है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के कारण सूर्यताप था। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति का क्या कारण है, थोड़ा उसको समझ लें। आपने पढ़ा था ना बेटा कि यहां एक पवन चलती है जिसका नाम है पछुआ पवन। याद होगा जब मैं अस्थाई पवन आपको पढ़ा रहा था, किसी वीडियो में होगा। जो मित्र अभी नए जुड़े हैं वो यूट्यूब चैनल आर्या कैरियर पॉइंट पे जाके उस वीडियो को देख लेंगे। मैंने विस्तार से बात किया है अस्थाई पवन। तो इन पवन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? बोले पछुआ पवन, विरुद्ध व्यापारिक पवन, विरुद्ध वाणिज्य पवन। और इधर से एक पवन आती है क्या बेटा, जिसका नाम है ध्रुवीय पवन। क्लियर है? पोलर विंड। गौर से देखो तो दोनों पवनों की दिशा तो आमने सामने है बेटा। ये पछुआ पवन है जिसको हम लोग वेस्टर्ली कहते हैं, और ये पोलर विंड है, ध्रुवीय पवन है। दोनों पवन का एरो हेड देखो एक दूसरे के ऊपर आ रहा है, आमने सामने। अब जाहिर सी बात है कि पवन के बारे में भी अगर कुछ गलतफहमी है बेटा तो उसको भी जरा दूर कर लें। ये दोनों हवाएं अलग अलग टेम्परेचर पे होती है। जो पछुआ पवन है, जो विरुद्ध व्यापारिक पवन है, विरुद्ध वाणिज्य पवन है, जिसको लोग वेस्टर्ली कहते हैं, ये गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर जा रही है। ये थोड़ी गर्म होती है, ठीक ठाक गर्म होती है। और ध्रुवीय जो पवन है वो बिल्कुल पोलर रीजन से आगे की ओर बढ़ रही है, तो बहुत ही ठंडी होती है। तो आमने सामने ठंडी और गर्म हवाएं एक दूसरे के एकदम आमने सामने हो जाती है। ये क्या होती है बेटा? ये होती है गर्म, और ये क्या होती है? ठंडी पवन। अब ये जब आमने सामने हो जाती है तो आपस में जल्दी मिलती नहीं है बेटा। क्लियर है? गर्म हवा है थोड़ी ऊंचाई पर, और ठंडी हवा वो थोड़ा धरातल से चिपक के आती है। पछुआ पवन ताकतवर होती है, वो ध्रुवीय पवन को ढकेलती है पीछे की ओर, लेकिन ढकेल नहीं पाती बेटा, क्योंकि वो भी पावर है लेकिन उसको पुशअप करती है। जैसे ये ध्रुवीय पवन है और ये पछुआ पवन है, पछुआ पवन थोड़ा ऊपर से चलती है और ये सवार हो जाती है ध्रुवीय पवन के ऊपर। गर्म है थोड़ा ऊपर होगी, ये इसके ऊपर सवार होती है और इसको नीचे से आगे बढ़ने से हिंडर कर लेती है, रोक देती है। तो ये क्या करती है? इसको बेंड कर देती है, मोड़ती है। तो वास्तव में होता ये है ना बेटा, ये दोनों पवन जब आ रहे होते हैं, जैसे ये पछुआ आ रही है, ये ध्रुवीय आ रही है, ये इसके ऊपर सवार हो जाती है।
और इसको भी मोड़ देती है ऊपर की ओर। तो दोनों उठ जाती हैं ऊपर की ओर और नीचे बन जाता है लो प्रेशर। लेकिन चूंकि ये लो प्रेशर बनता है तो यहां हवा तो आएगी, तो यही क्या करती है, उत्तर पश्चिम की ओर से आके इसमें शामिल हो जाती है। कौन? ध्रुवीय पवन। एक बात कि जो पवन चलते हैं अगर वो गर्म है तो उनका अग्रभाग भी गर्म होगा, ठंडी है तो उनका अग्रभाग भी ठंडा होगा। ज्योग्राफी में पवन के अगले भाग को फ्रंट कहते हैं, हिंदी में वाताग्र कहते हैं। तो पछुआ पवन का वाताग्र गर्म होगा, हॉट फ्रंट का निर्माण करेगा, और ध्रुवीय पवन का जो फ्रंट होगा वो क्या होगा बेटा? ठंडा। तो हॉट फ्रंट और कोल्ड फ्रंट आमने सामने हो जाते हैं, ये मिलेंगे नहीं बेटा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो फ्रंट होते हैं वो हमेशा लहरदार होते, स्मूथ नहीं होते। जैसे मैंने दिखाया जो, वो ऐसा नहीं होता बेटा, ये ऐसा ऐसा। पीछे का हिस्सा स्मूथ होता है। तो ये कौन सा है बेटा? हॉट फ्रंट। और ये क्या है? कोल्ड फ्रंट। देखें, अब ये दोनों आपस में मिलेंगे नहीं, और जाहिर सी बात है जमीन के अंदर तो जाएंगे नहीं, एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, तो बस एक ही रास्ता बचता है कि दोनों मिलकर ऊपर की ओर उठ जाए, क्योंकि पछुआ पवन इनके ऊपर सवार हो जाती है, नीचे बन जाता है लो प्रेशर, और ये इसको ढकेलते हुए, पछुआ पवन इसको ढकेलते हुए लेके जाती है किस दिशा में? जिधर पछुआ पवन जा रही होती है। इसलिए बड़ी मजेदार बात है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हमेशा पछुआ पवन की राह में आगे बढ़ते हैं, यानी जिधर पछुआ पवन जा रहा होता उधर ही इसको ढकेलते हुए लेके चला जाता। नीचे लो प्रेशर बेल्ट सरक रहा है, आसपास की हवाएं आ रही हैं। क्लियर हुआ बेटा? तो अब ध्यान से सुनो, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात वो 30 से 60 अंश अक्षांशों के बीच में आते हैं, और इनके आने का कारण सिर्फ और सिर्फ पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन का टकराना है। पछुआ पवन गर्म होती है, ध्रुवीय पवन ठंडी होती है। पछुआ पवन का जो फ्रंट होता है, वाताग्र होता है, वो गर्म होता है, और ध्रुवीय पवन का जो वाताग्र होता है, फ्रंट होता है, वो ठंडा होता है। दोनों आपस में मिलते नहीं, ऊपर उठ जाते हैं, और ऊपर उठे तो धरातल पे लो प्रेशर पॉइंट क्रिएट होगा। क्लियर है बेटा? और चक्रवातों का जन्म हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर आप मैप में देखने की कोशिश करो तो उनका इलाका ये और इधर इलाका ये, तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि इधर के पछुआ पवन के और ध्रुवीय पवन के टक्कर वाले इलाके में स्थल अधिक है, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात आते हैं उत्तरी गोलार्ध में, इनके मार्ग में तो स्थल हैं, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं उनके मार्ग में स्थल नहीं है। तो एक बात कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात ज्यादा प्रबल कहां होंगे, ज्यादा ताकतवर कहां होंगे, अबाध गति से कहां चलेंगे? जाहिर सी बात है जहां व्यवधान नहीं होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध इनके मार्ग में व्यवधान नहीं है, इसलिए अबाध गति से चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनके रास्ते भर में व्यवधान है, पर्वत है, पहाड़ है, जंगल है, तो इनको रोकते रहते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात अधिक प्रबलता से, अधिक तीव्रता से कहां चलते हैं बेटा? दक्षिणी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। क्यों चलते हैं देख लो। दूसरा कारण कि उत्तरी गोलार्ध में जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं बेटा, वो शीतकाल में ज्यादा स्पष्ट होते हैं, विंटर्स में ज्यादा तेजी से चलते हैं। वो क्यों? शीतकाल इधर कब होगा बेटा? जब सूर्य की किरणें इधर चली आएंगी लंबवत, सारी वायुदाब की पट्टी खिसक के नीचे चली आती है। ध्रुवीय पवन का जो इलाका अब थोड़ा सीमित था, अब वो आगे तक चलेगी, सारी वायुदाब की पट्टी नीचे आई ना बेटा। तो जो अब सारी वायुदाब की पट्टी अगर सरक गई तो ये यहीं तक थी, अब ये आगे तक आएगी, और इन इलाकों में पहली भिड़ंत होने लगती है इनकी पछुआ पवन से। जब विंटर और हार्श होता है और तगड़ा होता है तो ध्रुवीय पवन और आगे तक बढ़ती है, और फिर इन इलाकों में पछुआ पवन से भिड़ंत होने लगती है। तो एक बात ध्यान रखना कि उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात
शीतकाल में अधिक तीव्र होते हैं, अधिक प्रखर होते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शीतकाल में, ठंडक के समय जो इस समय चल रहा है, इसमें इनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। इनके भी क्षेत्र है। एक क्षेत्र यहां है बेटा, यानी उत्तरी प्रशांत। इस इलाके में एक द्वीप है, एलुसियन द्वीप, अमेरिका का है, यूएसए का द्वीप है। इसके आसपास शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात ज्यादा प्रबल होते हैं। और एक उत्तरी अटलांटिक का, यह ब्रिटेन, नॉर्वे, डेनमार्क एक्सेट्रा, इधर इन चक्रवातों का प्रभाव बढ़ जाता है ज्यादा। जब ये थोड़ा और प्रखर होते हैं, और तेज होते हैं बेटा, यानी शीतकाल ज्यादा प्रखर होता है, तो ध्रुवीकोण आगे बढ़ जाती है, पश्चिमोपन से मुकाबला यही होता है। तो फिर एक चक्रवात उत्पन्न होने लगते हैं इधर भूमध्य सागर के आसपास। क्लियर है बेटा? यानी इस एरिया में एक चक्रवात आने लगते हैं। कौन सा बेटा? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। लेकिन ये चक्रवात तब आते हैं जब शीतकाल थोड़ा लंबा हो जाता है और ध्रुवीकोण काफी आगे चली आती है। अब इन इलाकों में पश्चिमोपन से टकराहट होने लगती है। ऐसे ही चक्रवातों का प्रभाव भारत तक होता है शीतकाल में, जिसको ज्योग्राफी में हम लोग कहते हैं बेटा पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस। और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का एक परिचय मैंने आपको बताया बेटा। ये चक्रवात हमेशा पश्चिमापन की राह में आगे बढ़ते हैं। तो अगर इन इलाकों में चक्रवात आएगा और पश्चिमापन का मार्ग अगर ये है, तो इधर आते हैं। और कुछ लोकल प्रभाव, यानी ईरान, इराक, अफगानिस्तान होते हैं। हमेशा यह वर्षा जो होती है वो हमेशा जम्मू कश्मीर से शुरू होती है बेटा। ठीक है? यानी इनका जो प्रभाव होता है वो कहां होता है बेटा? पश्चिम से पूरब की ओर। यानी इन इलाकों से वो आगे बढ़ते हैं और चले आते हैं भारत तक। इस समय जो हमारे यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन बिगड़ रही है, वर्षा वगैरह हो रही है, उसका प्रभाव है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और ये चक्रवात हमेशा किधर से किधर बेटा? पश्चिम से पूरब की ओर। तो अभी जो भारत में वर्षा हो रही है बेटा, ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रही है, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस के कारण हो रही है, या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण हो रही है। क्लियर है बेटा? शीतोष्ण क्षेत्रीय चक्रवात जो भूमध्य सागर के आसपास उत्पन्न हो रहे हैं और इस इलाके में बढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी में इन्हें हम लोग पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। क्लियर हुआ? ऐसे ही कुछ चक्रवात आते हैं चीन सागर में, और मुझे नहीं लगता आज के जमाने में चीन सागर परिचय का मोहताज है। युद्ध क्षेत्र बना हुआ है भाई दक्षिणी चीन सागर। तो ऐसे ही साइक्लोन इधर भी आते हैं बेटा, चीन सागर के आसपास आते हैं। तो इलाका इनका क्या क्या हो गया बेटा? उत्तरी प्रशांत, उत्तरी अटलांटिक, भूमध्य सागर और चीन सागर। ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात इन इलाकों में उत्पन्न होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, शुरुआत एकदम उत्तर की ओर होती है। शीतकाल जैसे ही प्रखर होता है, ध्रुवीय पवनें आगे की ओर बढ़ना शुरू हो जाती है। अब इलाका यह क्रिएट हो जाता है। क्लियर है? ठीक है बेटा? तो चक्रवातों पे कुछ राय बनी आपकी? फिर से रिपीट कर दें अंत की बेला में। चक्रवात सिर्फ दो इलाकों में आते हैं। एक को हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, और एक को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सूर्यताप के कारण आते हैं, और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पछुआ पवन और ध्रुवी पवन के टकराने से उत्पन्न होते हैं। अलग अलग इलाकों में इनको अलग अलग नाम से जानते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन को। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात ज्यादा तेज नहीं होते, ज्यादा प्रखर नहीं होते, ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए इनको कोई नाम वाम नहीं दिया जाता। क्लियर है बेटा? तो आज के लिए यहीं तक बेटा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा, सारे वीडियो मैंने वहां डाला है ना? और आपका स्नेह मिल रहा है। मैं निरंतर बेटा आगे आपको पढ़ाता रहूंगा पूरी ज्योग्राफी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।